तो करते हैं शुरू। आज का टॉपिक होगा हमारा पोटेंशियोमीटर। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में जो अगला टॉपिक होता है मीटर ब्रिज के बाद वो पोटेंशियोमीटर है, और ये भी एक बड़ा ही अच्छा काम का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी कई सारी एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग वोल्टेज मेजर करने के लिए करते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही एक्यूरेटली वोल्टेज मेजर कर सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर, लेकिन वोल्ट मीटर उतनी अच्छी रीडिंग्स, प्रिसाइज और एक्यूरेट रीडिंग नहीं बता पाता जितना हमारा पोटेंशियोमीटर बता पाता है। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो वर्ड है पोटेंशियल और मीटर से मिलके बना है। पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल, और पोटेंशियल को नापने वाला मीटर, यानी वोल्टेज को नापने के लिए यूज़ करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे मीटर, उसे कहेंगे पोटेंशियोमीटर। चलो शुरू करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ना। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उसकी हेल्प से हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इस तरीके से एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है, बड़ा भी है और लंबा भी है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है, और ये है हमारी बैटरी, और यहाँ पर है की, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये है हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसका नाम दे देते हैं ई नाम दे देते हैं या वी नाम दे दो, चलो कोई बात नहीं, वी नाम दे देते हैं इसको। थोड़ा सा ठीक ठाक बना लेते हैं, बड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा बन गया, चलो चला लेते काम इससे। तो वोल्ट मीटर, और ये हमारी की है, ठीक है। और जब हम की को ऑन करेंगे हमारे सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इस पूरे वायर में से, एक बहुत बड़ा वायर है ये, एक बहुत बड़े वायर में से भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये वाला जो एंड है ना, ये वाला एंड मैंने कनेक्ट किया है किसी एक वोल्ट मीटर से, किसी वोल्ट मीटर से हमने इसको कनेक्ट किया है। और दूसरा जो किनारा है ना, दूसरा जो एंड है, ये दूसरा जो एंड है ये मूवेबल है, पोर्टेबल है, यानी इसको हम कहीं भी उठा करके टच करवा सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर टच करवाऊंगा तो इतनी लेंथ, या यूँ कह लो इतने रेजिस्टेंस की वोल्टेज बताएगा, और इसको मैं उठा करके यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ तो ये इतने रेजिस्टेंस की वोल्टेज बताएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। और अगर मैं इसको उठा करके यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो ये इतने बड़े वायर का रेजिस्टेंस बताएगा, है कि नहीं। करंट हमारे सर्किट में लगातार फ्लो कर रहा है। इसका नाम अगर A है, इसका नाम B है, ठीक है। तो पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है उसका नाम है RAB। RAB क्या है? इट इज रेजिस्टेंस ऑफ A to B लेंथ, ठीक है। A to B लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? RAB। तो हमारे सर्किट में करंट कितना हुआ? करंट इन द सर्किट I हो जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस RAB, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे पहले बताया कि जब हम अपने इस जोकी को, ये हमारा जोकी है, मूवेबल कॉन्टैक्ट को हम कहते हैं जोकी। जोकी एक मेटेलिक पेन जैसा होता है, जैसे ये एक पेन है इसकी तरह होता है, ये मेटल का बना होता है, और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, यहाँ पर वायर जुड़ा रहता है। तो मान लो ये ऐसे है, तो अगर मैं इसे यहाँ टच कराऊंगा तो इन दो पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज बताएगा, ठीक है। और मान लो इसका रेजिस्टेंस है AJ1, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है, बल्कि इसका नाम दे देते हैं RAJ1, ओके। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज कितनी हो जाएगी? तो मैं लिखूंगा
वोल्टेज AJ1 हो जाएगी करंट इनटू RAJ1, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I, और RAJ1 रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं रो रेजिस्टिविटी, लेंथ AJ1 अपॉन एरिया, ठीक है। इसको इसकी जे है हमारा जे। तो वोल्टेज AJ1 I रो L AJ1 अपॉन A। इसी तरीके से अगर मैं उठा करके इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा J2, दिस पॉइंट इज J2, तो ये जो रेजिस्टेंस है मान लो ये रेजिस्टेंस है RAJ2, तो हमारी वोल्टेज AJ2 होगी I, करंट तो वही रहेगा, रेजिस्टिविटी एंड लेंथ हो गई, अब की बार लेंथ हो जाएगी AJ2 अपॉन एरिया। ओके, अब देख रहे हैं लेंथ बढ़ गई है हमारी। अगर इसी तरीके से मैं यहां पर कनेक्ट कर दूं तो वोल्टेज AJ3, क्योंकि J3 है, हो जाएगा I रो L, ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी AJ3 अपॉन एरिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ा, जैसे जैसे हम J1 से J2 और J3 जाएंगे तो हमारी वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो ध्यान से, कौन सी चीज बदल रही है, क्या करंट बदल रहा है, नहीं, करंट तो सेम है सर्किट के अंदर। क्या रेजिस्टिविटी बदल रही है, नहीं। क्या एरिया बदल रहा है, अगर एरिया को हम फिक्स मान लें तो एरिया भी नहीं बदल रहा। लेंथ बदल रही है, हाँ लेंथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं J1 से J2, J2 से J3 जाऊंगा मेरी लेंथ बढ़ती जा रही है, और लेंथ बढ़ती जा रही है तो वोल्टेज बढ़ती जाएगी, है कि नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, वोल्टेज प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के। समझ में आई बात, वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, ठीक है। और हमने क्या मान करके वोल्टेज को लेंथ के प्रोपोर्शनल बनाया है, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो बदल सकती है, इसमें एरिया बदल सकता है। तो अगर हम एरिया को कांस्टेंट मान लें, ठीक है, तो हमारी जो वोल्टेज है वो केवल और केवल लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या है, अब सिंपल सी बात ये है कि जैसे जैसे मैं J को अलग अलग पॉइंट पे बढ़ाता चला जाऊंगा मेरी वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी, यानी वोल्टेज लेंथ के प्रोपोर्शनल आएगी अगर हमारी वायर का एरिया यूनिफॉर्म होगा। समझ गए। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे वायर का एरिया यूनिफॉर्म हो तो वोल्टेज ड्रॉप केवल और केवल लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी। क्लियर है। अब जैसे जैसे मैं J को आगे बढ़ाता जाऊंगा वोल्टेज बढ़ती जाएगी, पास लाता जाऊंगा तो वोल्टेज घटती जाएगी। यानी वोल्टेज केवल और केवल लेंथ पे डिपेंड कर रही है अगर हम एरिया को यूनिफॉर्म मान लें। रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, हमारी वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट है। यही है प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। क्या, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर, किसी वायर के दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप है ना वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी अगर वायर का एरिया यूनिफॉर्म हो। समझ गए। हम तो पोटेंशियोमीटर पढ़ने वाले थे ना, तो ये कैसे पढ़ने लग गए। यही पोटेंशियोमीटर को हम इसी को पोटेंशियोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। पोटेंशियोमीटर में भी बहुत बड़ा सा वायर होता है, ठीक है, इसी को हम पोटेंशियोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनाया है, लेकिन जब हम पोटेंशियोमीटर बनाएंगे ना ऐसे ही एक बहुत लंबा वायर होगा और हम किसी दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज नापेंगे या कंपेयर करेंगे, ठीक है, और इसी चीज़ को हम इसी प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर क्या होगा, लिख सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर अगर हम लिखेंगे तो यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप प्रिंसिपल
ऑफ ए पोटेंशियोमीटर क्या है? वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन टू एंड्स, बिटवीन, बल्कि पोटेंशियल ड्रॉप सीधे लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन अप्लाई है, प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन अप्लाई, प्रोवाइडेड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, ठीक है। और इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले को क्या लिखेंगे? इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग कि जो हमारी वोल्टेज है दैट इज I इंटू आर, आर की जगह रो L बाई A, सो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू L इफ A इज कांस्टेंट, ठीक है। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा तो हमारी वोल्टेज लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है? लिख लो इसे फटाफट, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग इससे आगे। तो अब हम देखेंगे हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियोमीटर होता है वो कैसा होता है। रियल लाइफ में जो पोटेंशियोमीटर होगा उसको हम कैसे बनाएंगे, वो किस तरीके से नजर आएगा। तो रियल लाइफ का पोटेंशियोमीटर किस तरीके से बनेगा? पोटेंशियोमीटर इन रियल लाइफ, हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर होता है वो एक इस तरीके से वायर्स होंगे, और ये वायर्स बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, बहुत लंबा वायर है, 4, 5, 6 मीटर लंबा वायर है। और हम उसको क्या करते हैं, उस बड़े वायर को हम लोग इस तरीके से ऐसे बेंड करके किसी वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा वायर होता है लेकिन हम उसको बेंड करके किसी वुडन बोर्ड पे फिक्स कर देते हैं, और ये होंगे इसके 2 पॉइंट्स जहां पर हम उसको कनेक्ट करेंगे। ये मेटलिक स्ट्रिप है, यहाँ पर मेटल की, दिस इज मेटलिक स्ट्रिप, ऐसे, ओके। और यहाँ पर लगा होता है 1 मीटर लंबा स्केल, यहाँ पर 1 मीटर लंबा स्केल लगा होगा इस तरीके से, ओके। ये पॉइंट होगा 0 पॉइंट, और ये वाला पॉइंट होगा 100 सेंटीमीटर का पॉइंट। दिस इज अ मीटर स्केल, ऐसे, ओके, दिस इज अ मीटर स्केल। अब ये पूरा बड़ा वायर है, हम लोग वायर की लेंथ नापने के लिए स्केल को यूज कर रहे हैं। तो ये जो छोटा पीस है वायर का, इसको हम कैसे मेजर करेंगे? इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ना यहाँ कोई स्केल लगा होता है। तो हम क्या करते हैं, इस वायर को हटा करके और यहाँ पर एक थिक कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे। हम ऐसे एक थिक कॉपर की स्ट्रिप लगा देंगे ताकि इसका कोई रेजिस्टेंस हमारे वायर के अंदर ऐड ना हो, ठीक है। जब हम वायर को यहाँ से यहाँ लाएंगे, इसकी लेंथ होगी, कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये थिक कॉपर स्ट्रिप हमने यहाँ पर यूज़ करी है। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका लेंथ भी होगी, कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन जब हम ऐसे मुड़ेंगे तो हम चाहेंगे कि इसकी लेंथ कोई रेजिस्टेंस ऑफर ना करे, तो हम यहाँ पर भी एक थिक कॉपर स्ट्रिप इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ऐसे एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी जाएगी ताकि जब हमारा वायर यहाँ से यहाँ जाए तो यहाँ से यहाँ जाते समय इसका कोई रेजिस्टेंस ना हो, और जब यहाँ से यहाँ आएंगे इसी तरीके से यहाँ पर भी एक कॉपर स्ट्रिप लगी होगी ताकि इसका कोई रेजिस्टेंस हमारे सर्किट के अंदर ना आए, ऐसे, ओके। और यहाँ पर हमारे अगर ये 4 मीटर लंबा वायर है तो हमारा 4 मीटर लंबा वायर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे A, और इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं D। ये वही रेजिस्टेंस है जो बड़ा सा रेजिस्टेंस मैंने बनाया था। अब की बार रियल लाइफ में हम इस तरीके से एक 4 मीटर लंबा वायर लिया है। ये जो है 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 मीटर लंबा वायर भी हो सकता है, और इसको किसी वुडन बोर्ड के ऊपर फिट किया जाता है।
इतना ही होता है इंस्ट्रूमेंट, बाकी तो इसका बैटरी, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट वगैरह लगा होता है। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक पोटेंशियोमीटर। अब हम इसमें करेंगे एक्सटर्नल कनेक्शंस। एक्सटर्नल कनेक्शंस कैसे करेंगे? इस ए पॉइंट से शुरू होकर के यहाँ पर हम लोग एक रियोस्टेट लगाएंगे, इस तरीके से रियोस्टेट होता है, और यहाँ पर लगाएंगे एक की, यहाँ पर लगाएंगे एक बैटरी, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे अपने बी पॉइंट के साथ। ऐसे इसको हमने बी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? वैसा ही एक बहुत बड़ा वायर, और वायर के यहाँ पर बेसिकली बैटरी और एक की लगी हुई है। रियोस्टेट में लगाया है। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसकी मदद से हम लोग इस सर्किट के अंदर, इस पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे सर्किट है ना, क्लियर? अच्छा, और यहाँ पर हम एक लगा देंगे वोल्ट मीटर, और ये होगी जोकी, जे जोकी। अब जोकी को जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट पे मैं रखता जाऊंगा, मेरी ये वाली लेंथ बढ़ती जाएगी और वोल्टेज भी बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? वैसा ही पोटेंशियोमीटर जो मैंने स्टार्टिंग बनाया था, स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्चुअल फिगर बनाया था, मतलब एक तरीके से ना बेयर बोन फिगर बनाया था कि बस उसके अंदर मेन काम की चीज़ थी। एक्चुअल में ऐसा दिखता है, एक बहुत बड़ा वायर के दोनों तरफ हमने बैटरी और की लगाया है, और बी पॉइंट से, चाहे इसको ए नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है, और वोल्ट मीटर का दूसरा एंड जोकी के साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ता जाऊंगा, जोकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करवाऊंगा, लेंथ बढ़ती जाएगी और ये वाली वोल्टेज बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के पॉइंट के बीच की वोल्टेज बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ाऊंगा, लेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। पूरे वायर के अंदर करंट तो सेम है, तो लेंथ बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे मैं अलग अलग पॉइंट पे जोड़ूंगा, मेरी वोल्टेज बढ़ती जाएगी। अब आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि वोल्टेज लेंथ के प्रोपोर्शनल है। समझ गए? वोल्टेज लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और लेंथ से वोल्टेज और वोल्टेज से लेंथ पता कर सकते हैं। अब ये एक बात और मैंने आपको बताई कि वोल्टेज से लेंथ, ठीक है, और लेंथ से वोल्टेज, जब हम देख रहे हैं कि हमारी वोल्टेज लेंथ के साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो अगर हमें लेंथ पता है तो उल्टा चलते हुए हम वोल्टेज पता कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर हमें 1 सेंटीमीटर लेंथ की वोल्टेज पता है तो कितने भी सेंटीमीटर की हम वोल्टेज पता कर सकते हैं, है कि नहीं? ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। अगर हमें रेट पता हो तो हम किसी भी क्वांटिटी की कीमत पता कर सकते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है। अगर हमें 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज पता है, अगर हमें 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज पता है तो हम किसी भी पॉइंट पर उसकी लेंथ के हिसाब से वोल्टेज पता कर सकते हैं, है कि नहीं? बस यही है इसके अंदर। तो 1 सेंटीमीटर की जो वोल्टेज होगी ना, वो हमें निकालनी है। वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज निकालनी। अगर हमें 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज मालूम पड़ जाती है तो हम बाकी सारा काम कर सकते हैं। बेसिकली हम यही करेंगे कि लेंथ से वोल्टेज पता करने का काम करेंगे। समझ रहे हो? लेंथ हमें निकालनी है, और लेंथ निकालने के बाद कैलकुलेशन से वोल्टेज निकाल लेंगे। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, अगर यहाँ पर एक सेल लगा दिया जाए, चलो उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज, जिसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, potential gradient is voltage drop per unit length. It is voltage drop per unit length. तो बेसिकली क्या है? K, वोल्टेज ग्रेडियंट का सिंबल K यूज कर लेते हैं, वोल्टेज बाई लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। कौन सी वोल्टेज, कौन सी लेंथ? लेंथ हमारे पोटेंशियोमीटर वायर की। अगर मान लो इफ लेंथ ऑफ
पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ इज कैपिटल एल, अगर कैपिटल एल है, ठीक है, और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है आर एच, और इस वाली बैटरी की वोल्टेज है ई एम एफ, और क्या दिया हुआ है, हाँ, तो इससे काम चल जाएगा। और हमारे अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज निकाल लेंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी पॉइंट डिवाइड बाय टोटल लेंथ, है कि नहीं। ए और बी पॉइंट के बीच में वोल्टेज और पूरी लेंथ से डिवाइड कर दो तो 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज मिल जाएगी। सो दैट इज वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट्स A and B divided by total length of the potentiometer, total length of potentiometer। समझ रहे हम क्या करने वाले हैं, हम लोग वोल्टेज ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल वोल्टेज कौन सी, इन दो पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज कितनी होगी, अंदर फ्लो करता हुआ करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो अंदर फ्लो करता हुआ करंट मान लो I है, I इज द करंट, अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, यहाँ पर करंट I फ्लो कर रहा है ऐसे, इस तरीके से, ओके। तो अगर अंदर I करंट फ्लो कर रहा है और A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, हमने लिया है क्या, अगर A और B के बीच में रेजिस्टेंस R है, मान लो R ले लेते हैं, R A B, उसको नाम दे देते हैं AB, तो A और B के बीच की वोल्टेज हो जाएगी I इंटू आर ए बी। आर ए बी क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो आई आर ए बी, ए और बी पॉइंट के बीच की वोल्टेज होगा एंड डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो लिख लेते हैं आर ए बी क्या है, आर ए बी इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। आर ए बी इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो अब यहां पर आ जाते हैं, तो K होगा आर ए बी डिवाइड बाई लेंथ, और यहां पर लिखेंगे करंट की वैल्यू, यहां पर लिखेंगे करंट की वैल्यू, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में करंट है। करंट क्या होगा, करंट होगा EMF, ठीक है। ये वाली बैटरी की वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में कौन सा रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस तो आर ए बी है, दूसरा रेजिस्टेंस आर एच है, तुम क्या लिखेंगे आर ए बी, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, समझ गए। तो ये आई हमारी वोल्टेज ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं, बेसिकली हम जो करने वाले हैं वो ध्यान रखो। अगर हमें 1 सेंटीमीटर लेंथ की वोल्टेज पता है तो हम किसी भी लेंथ की वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये करने वाले हम लोग लेंथ से वोल्टेज निकालेंगे। पहले हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ की वोल्टेज निकाली, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि पोटेंशियोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल यह है कि वोल्टेज जो ड्रॉप है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वोल्टेज बढ़ती जाएगी, यानी लेंथ से वोल्टेज, वोल्टेज से लेंथ पता कर सकते हो। तो हम यही करने वाले हैं, इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज निकाल ली, ठीक है। तो अब हम अगला काम करने वाले हैं। अगर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है, 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज मालूम पड़ जाती है, वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मालूम पड़ जाती है, तो हम लोग लेंथ से वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब लेंथ कैसे निकालोगे, किस चीज़ की निकालोगे, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी एप्लीकेशंस लेंगे। 3 एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे। पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड EMF ऑफ अ अननोन सेल, किसी अननोन सेल का EMF कैसे पता कर सकते हो, ओके। अब हम इसकी 3 एप्लीकेशंस करेंगे। पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड EMF ऑफ अननोन सेल। पोटेंशियल ग्रेडियंट के हमने निकाला है, इसके इस वाले फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट को के लिख करके काम चलाएंगे, समझ गए। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो ये सारी चीज़ है,
हम सिर्फ के लिखेंगे, के है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो पहली एप्लीकेशन टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, चलो करते हैं। टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, मैं तो इस चीज़ को मिटा देता हूँ, सर्किट मेरा बना रहेगा, लेकिन तुम लोगों को दोबारा से सारा सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मेरा बिना बनाए काम चल जाता है। यहाँ पर एक स्केल है, वैसे के वैसे ही। टॉपिक का नाम है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए अननोन सेल, किसी अननोन सेल का ईएमएफ निकालेंगे, या कि जो अननोन सेल है उसका ईएमएफ क्या है हम ये निकालने वाले। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर की जगह हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारा वो सेल जिसकी वोल्टेज हम निकालना चाहते हैं। क्लियर? अब समझने वाली बात है, अब सिर्फ और सिर्फ समझने वाली बात है। क्या? पहले तो हमने देख लिया कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वोल्टेज बढ़ती जाएगी। इन दो पॉइंट्स के बीच में, कौन से पॉइंट के बीच में? बी और जे पॉइंट के बीच में वोल्टेज बढ़ती जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? बात हमारे इस सेल का ऐसा नाम दे देते हैं, इसका ई डैश नाम दे देते हैं, ई डैश। ये हमारा अननोन सेल है, इसका ईएमएफ ई डैश है। कितना है ई डैश वो निकालने वाली बात है। इसका भी कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, इसका भी कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। अगर इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, इसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ और मैं मिस कर गया, यहाँ पर हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। ओके, जब हम जे पॉइंट को उस पॉइंट पे जोड़ेंगे, ठीक है, जे पॉइंट को हम ऐसे सरकाते जाएंगे, ऐसे मूव करते जाएंगे। जे जो कि क्या है? मूवेबल कॉन्टैक्ट है, हम उसको अलग अलग पॉइंट पे रख सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट पे रखते गए, जहाँ पर बी जे की वोल्टेज, ध्यान से सुन लो, जहाँ पर बी और जे के बीच की वोल्टेज हमारे ईएमएफ के सोर्स की वोल्टेज के इक्वल आएगी। फिर सुन लो ध्यान से, जब बी और जे पॉइंट के बीच की वोल्टेज हमारे इस अननोन सेल की ईएमएफ के इक्वल आएगी, कहीं ना कहीं तो इक्वल आएगी ना, वोल्टेज बढ़ती जा रही है। तो जब ये वोल्टेज बी और जे पॉइंट के बीच की वोल्टेज ई डैश के इक्वल आएगी, उस समय गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। उस समय हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? हम आगे क्या करने वाले हैं कि जब भी हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाएगा, उस समय बी जे पॉइंट की वोल्टेज इसके इक्वल होगी। तो बी और जे लेंथ हम पता कर सकते हैं, लेंथ मालूम पड़ गई ना। अब तुम समझ गए होगे कि लेंथ मालूम पड़ गई तो आगे क्या करने वाले हैं। हाँ, अगर हमें लेंथ मालूम पड़ गई है तो 1 सेंटीमीटर की वोल्टेज हमें पता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है, तो हम इस अननोन सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। बस इतना ही करना है, समझ गए? तो लिख सकते हो, यहाँ पर हमने एक अननोन सेल लगाया, ओके, और जे पॉइंट को हम अलग अलग पॉइंट पे कनेक्ट करते जाते हैं। मान लो ये लेंथ आई एल, बी जे इज एल, ठीक है, बी जे इज इक्वल टू एल इज दैट लेंथ, ये वो लेंथ है वेयर गैल्वेनोमीटर shows जीरो डिफ्लेक्शन। जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये वो लेंथ है। तो इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख सकते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हम निकाल चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज क्या निकाला हमने? के। पोटेंशियल ग्रेडियंट के है, देन ई डैश क्या होगा? ई डैश विल बी के इंटू एल। हो गया, इतना तो करना था। अगर हमें लेंथ मिल जाए तो हम वोल्टेज पता कर सकते थे, ये हमने वोल्टेज पता कर लिया। क्लियर हुई बात? समझ आई बात कि इस अननोन सेल की वोल्टेज हम कैसे कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं? हम जे पॉइंट को आगे मूव करते जाएंगे। जब भी हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो दिखाएगा, उस समय बी और जे के बीच की वोल्टेज
हमारे इस ईएमएफ के सोर्स की वोल्टेज इक्वल हो जाएगी, और तब क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी इसकी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट के है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करके हमें अननोन सेल की वोल्टेज मिल जाएगी। बात समझ में आई? ईजी। एक बार समझ में आए तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। आपको एक बार समझ में आना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये टॉपिक काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बार आपको पकड़ में आ जाए कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत मैथमेटिकल बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, और हमें फील भी होता है कि सचमुच में ऐसा ही होता होगा। एक बार नोट कर लो फटाफट, फिर अगली एप्लीकेशन करने वाले हैं। ओके, तो अगली एप्लीकेशन करेंगे। अब हम दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करेंगे, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स के ईएमएफ को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम बदल देते हैं, सर्किट मेरा वही रहेगा, आप लोगों को दोबारा बनाना पड़ेगा, मेरा जैसे काम चल जाएगा। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, टू कंपेयर EMF of two cells, हमें केवल कंपेयर करना है। दो सेल हैं, उनके EMF को कंपेयर करेंगे। तो इस सर्किट को हम मॉडिफाई करेंगे। अब हम यहाँ पर देखो, ये हमारा स्केल यू का यूँ लगा रहेगा जैसे पहले लगा हुआ था। यहाँ पर हमारा स्केल होगा इधर, स्केल है हमारा 0 पॉइंट, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और ये 100 का पॉइंट है। यहाँ से अब की बार हम दो सेल लगाएंगे, ऐसे हम लोग दो सेल कनेक्ट करेंगे। एक का ईएमएफ है E1 और एक का ईएमएफ है E2, और यहाँ पर हमने एक स्पेशल टाइप की यूज करी हुई। यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर फिर से हमने लगाया जो की, दिस इज अवर। ओके, अब हमें दोनों सेल की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे। जब इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो हमारा ये वाला सेल सर्किट में होगा। तब हम बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, यानी कि जोकी को आगे बढ़ाएंगे, और जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर 0 दिखाएगा वो लेंथ नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कह सकते हो फॉर सेल E1 बैलेंसिंग लेंथ, मान लो लेट द बैलेंसिंग लेंथ बी L1। E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ मान लो L1 है, और फिर इसको हटा करके हम लोग इसको सर्किट में ले आएंगे, इस वाली की को क्लोज कर देंगे। ये टू वे की होती है, इसे कहते हैं टू वे की। ऐसे होती है, ऐसे यहाँ पर और ऐसे। जब हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो ये सर्किट में आ जाएगा, और इसको हटा करके जब हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो वो वाला क्लोज हो जाएगा। तो पहले हमने इसको क्लोज किया था, अब उसको ओपन कर दोगे और नीचे वाले को क्लोज करोगे, और फिर बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे। और मान लो बैलेंसिंग लेंथ आती है L2, एंड फॉर E2 द बैलेंसिंग लेंथ बी L2, और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी है L2। तो हम देख सकते हैं E1 प्रोपोर्शनल टू L1, है ना, यही तो हमारा प्रिंसिपल है कि EMF लेंथ के प्रोपोर्शनल है। और दूसरे वाले सेल के लिए L2, E2 प्रोपोर्शनल टू L2, और हम लिख सकते हैं इसको E1 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1, E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L2। तो EMF का रेशो क्या आया, डिवाइड कर देते हैं, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। सिंपल हो गया। केवल लेंथ का रेशो ही हमें EMF का रेशो बताएगा। बताओ इससे आसान टॉपिक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। नोट कर लो फटाफट। क्लियर? तो हमें केवल लेंथ का रेशो निकालना है, जो लेंथ का रेशो होगा वही हमारे EMF का रेशो भी होगा।
क्लियर है? ये बस स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, एक एप्लीकेशन और रह गई, उस एप्लीकेशन को हम अगले लेक्चर में करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, तो सी यू, बाय।